नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से है जो कि मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच के साथ है जो कि जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुमेलित करें। जिप्सम यहाँ पर दे दिया गया है आपको जायल नागौर। सुमेलित करना है इसे आपको। फ्लोराइड नागौर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मार्बल, मांगलोद, नागौर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है औजारों का शहर, मकराना, जिडवाना, कुचामन। तो सुमेलित करें आप इसे। यहाँ दे दिया गया है ऑप्शंस आपको 1 2 3 4, 3 1 4 2, 2 4 3 1। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 3 4 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। सुमेलित करें। ठीक है, सुमेलित करो तो उसको जिप्सम के लिए प्रसिद्ध, फ्लोराइड के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, या मार्बल के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। जिप्सम के लिए आपको पता है कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, मांगलोद, नागौर। तीसरा ऑप्शन। यहाँ 2 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, यहाँ 1 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। जिप्सम के लिए जाना जाता है मांगलोद, नागौर, और फ्लोराइड के लिए जाना जाता है जायल, नागौर। दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, मार्बल, मार्बल के लिए आपको पता है मकराना, डिडवाना को चमन जाना जाता है, और औजारों को शेर कहा जाता है नागौर को। तो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जिप्सम के लिए मांगलोद, नागौर। ठीक है, फ्लोराइड के लिए जायल, नागौर, और मार्बल के लिए मकराना, डिडवाना, कुचामन। इसके अलावा औजारों का जो शेर है नागौर। दूसरा ऑप्शन या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें है जो कि कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिप्सम, जिप्सम के लिए तो जाना जाता है मांगलोद, यहाँ पर म आ रहा है और म से ध्यान रखना आप, मांगलोद। ठीक है, इसके अलावा फ्लोराइड के लिए जाना जाता है जायल, नागौर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़, रघुनाथगढ़। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अचलगढ़, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या, कमलनाथ। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप क्या करोगे। कि निम्न में से सबसे ऊंची चोटी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपको पता है तारागढ़, तारागढ़ की जो चोटी है इसकी तो ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर है। ठीक है, और रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा अचलगढ़, अचलगढ़ की है 1380 मीटर, और कमलनाथ की है 1001 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, अचलगढ़ की हुई। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अचलगढ़ की जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, सिरोही में। ये भी ध्यान रखना है आपको, अचलगढ़ की चोटी है सिरोही में।
और कमलनाथ की उदयपुर में। कमलनाथ की चोटी उदयपुर में स्थित है और रघुनाथगढ़ की है सीकर के अंदर। इसके अलावा तारागढ़, तारागढ़ की है अजमेर, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगी क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। चूलिया जलप्रपात चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर, नीचे की ओर पास राजस्थान में, राजस्थान में कौन सा बांध है। कौन सा बांध है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राणा प्रताप, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है वजह सागर। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये, गांधी सागर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जवाहर सागर, जवाहर सागर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का है जो कि आप राइट आंसर मुझे क्या होगा कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर है जो कि पास राजस्थान में है जो कि कौन सा बांध है। आपको पता है जो चूलिया जलप्रपात है ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अब कौन सा राइट आंसर होगा। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, राणा प्रताप सागर ये। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध आपको पता है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जबकि बजाज सागर बांध तो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। और गांधी सागर बांध आपको पता है मंदसौर मध्य प्रदेश में है, मंदसौर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा में। तो हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन की चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध स्थित है। चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में, तो नीचे की ओर कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। क्योंकि जो राणा प्रताप सागर बांध है कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जबकि जो बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में स्थित है, गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, और जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। ठीक है, ये जो तीनों बांध है, ठीक है, ये तीनों जो बांध है ये तो चंबल नदी पर स्थित बांध है, ध्यान में रखना है आपको, चंबल नदी पर। जबकि जो बजाज सागर बांध है ये कौन से नदी पर स्थित है, माही नदी पर। ये भी ध्यान रखना है, माही नदी पर स्थित बांध है। राणा प्रताप सागर बांध, इसके अलावा है जो कि गांधी सागर बांध। ठीक है, और इसके अलावा जवाहर सागर बांध, जबकि बजाज सागर बांध है माही नदी पर स्थित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन पूछा गया आपसे ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में मानसून से पूर्व की वर्षा को, मानसून से पूर्व की वर्षा, वर्षा को कहा जाता है, कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। क्या क्या दिया गया है, मावट, दोगड़ा, भभूलिया, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है आथूड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप मुझे
क्या करोगे इसका राइट आंसर। ग्रीष्म ऋतु में मानसून से पूर्व की वर्षा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। भाई आपको पता है मावट तो क्या है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। और जो ये मावट है ये कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है, यानी गेहूं की फसल के लिए काफी वरदान का काम करती है। दोगड़ा, ग्रीष्म ऋतु में मानसून से पूर्व की वर्षा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दोगड़ा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी मानसून से पूर्व की वर्षा को दोगड़ा कहा जाता है। मानसून से पूर्व की वर्षा कहलाती है दोगड़ा। ठीक है, बबूलिया, बबूलिया एक प्रकार का आंधी का प्रकार होता है, या फिर बोल सकते हैं चक्रवाती पवने। ठीक है, एक पवनों का प्रकार है ये चक्रवाती, चक्रवाती पवने होती है। ठीक है, और आथोड़ी, आथोड़ी भी है जो कि एक प्रकार की पवनों का प्रकार है, यानी पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा को कहा जाता है आथोड़ी, याद रखना है। पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा, चलने वाली हवा कहलाती है आथोड़ी। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं हम, ये राजस्थान की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा। ठीक है, तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। एक बार देख लेते हैं कि उत्तर दिशा राजस्थान, राजस्थान में चलने वाली हवा, ये उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, और ये हो गई दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ठीक है, तो उत्तर दिशा में चलने वाली हवाओं को तो किस नाम से जाना जाता है, आपको पता है, धराऊ। ठीक है, और दक्षिण दिशा में चलने वाली हवाओं को लंकाओं के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और पूर्व में चलने वाली हवाओं को कहते हैं आगुनी। ठीक है, और पश्चिम में चलने वाली हवाओं को जाना जाता है आथोड़ी। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उत्तर दिशा में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है, या फिर दक्षिण में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, या फिर उत्तर और पूर्व के बीच में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। संजेरी, संजेरी जो पवने हैं ये उत्तर और पूर्व के दिशा के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है। ये पूर्व और दक्षिण के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है चील, चील पवने। ठीक है, इसके अलावा है जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है समुद्री, समुद्री पवने। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है सूर्या, सूर्या पवने। ठीक है, तो समझ में आया आपको, उत्तर दिशा में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, धराऊ। दक्षिण में चलने वाली हवाओं लंकाओं कहलाती है। पूर्व में चलने वाली हवाएं कहलाती है आगुनी, और पश्चिम में चलने वाली हवाएं कहलाती है आथोड़ी। और उत्तर और पूर्व के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है संजेरी पवने। ठीक है, और पूर्व और दक्षिण के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है लंकाओं, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है समुद्री पवने। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में चलने वाली हवाएं कहलाती है सूर्या पवने। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया है। कि सुमेलित करे, सुमेलित करे। यहाँ पर आपको मिट्टियों के नाम दे दिए गए हैं। मध्यम काली मिट्टी,
पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, हाड़ौती प्रदेश। और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। आपको दे दिया गया है यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लिथोसोर्स मृदा, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो आप इसे सुमेलित करें कि कौन सी मिट्टी कौन से प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको 1 2 3 4। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 4 3 2 1, 2 1 4 3, 3 4 2 और 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप क्या करोगे। यहाँ पर आपको मिट्टियों के नाम दे दिए गए हैं और इसके अलावा क्षेत्र दे दिए गए हैं। तो कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि जो मध्यम काली मिट्टी है ये तो पाई जाती है कहाँ, हाड़ौती प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन, यहाँ 3 आ रहा है इस वजह से ये वाला ऑप्शन कट हो गया, और यहाँ पर 4 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है इस वजह से ये ऑप्शन भी कट हो गया। मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में, और जलोढ़ मृदा पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। रेतीली मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में, और लिथोसोर्स जो मृदा है ये पाई जाती है पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है। मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती प्रदेश, जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश 1, रेतीली जो मृदा है मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है 4, और लिथोसोर्स जो मृदा है पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया कि आपको पता है काली जो मिट्टी है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन जिलों में पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में। और जो जलोढ़ मृदा है कौन कौन सी जिलों में पाई जाती है मुझे बताइए आप। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जलोढ़ मृदा राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है तो क्या करोगे फिर आप, कहाँ पाई जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। और ये क्षेत्र कहाँ पर आते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। उसी प्रकार से जो रेतीली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तो ये मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है। समझ में। लिथोसोर जो मृदा है ये पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, जैसे उदयपुर, सिरोही, ठीक है। और मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती प्रदेश में। यहाँ राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया है, कि यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर, विश्व धरोहर में कितने किलो, में कितने किलो को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन कल भी करवाया था, कल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। यूनेस्को दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर 4 5 6, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 7। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कितने किलो को है जो कि शामिल किया गया है। कल बताया था इसका तो मैंने आपको, तो 6 किलो को शामिल किया गया है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। और 6 किलो को कब शामिल किया गया है, कौन से वर्ष में यूनेस्को द्वारा, तो 2013 की सूची में शामिल किया गया था। 2013 में यूनेस्को द्वारा 6 किलो को
शामिल किया गया था। कौन कौन से किले थे? तो रणथंभौर था, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, गागरोन और जैसलमेर। ठीक है, इन 6 किलों को 2013 की सूची में है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो कि 2010 में तो आपको पता है जंतर मंत्र को शामिल किया गया था। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था, और ऑप्शंस आपको दे दी जाए 4 वहां पर, तो आपको ध्यान में रखना है इसे 2010 की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 1985 में। ठीक है, तो यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 7। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगी क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा फिर से जो कि शेयर कर दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल भी आपके टाइम को है जो कि वेस्ट नहीं किया जा रहा है। वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बनकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 7। क्या पूछा गया है कि मनुष्य के कुल कितने संस्कार हैं? मनुष्य की कुल कितने संस्कार हैं? ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं 12, 14, 18 या 16। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। मनुष्य के कुल कितने संस्कार हैं? कितने संस्कार है मनुष्य के कुल? आपको पता है मनुष्य जीवन के कुल संस्कार होते हैं 16 संस्कार। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। कौन कौन से संस्कार होते हैं? 16 संस्कार कुल। सबसे पहले संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। फिर होता है पुंसवन, सीमंतोनयन, इसके बाद होता है जात कर्म, फिर होता है नामकरण, फिर होता है निष्क्रमण, फिर होता है अन्नप्राशन संस्कार, इसके बाद होता है जड़ुला संस्कार। ठीक है, फिर होता है कर्ण वेग संस्कार, इसके बाद होता है विद्यारंभ संस्कार, फिर होता है उपनयन संस्कार, इसके बाद होता है वेदारंभ संस्कार। ठीक है, इसके बाद होता है केशांत संस्कार, और इसके बाद होता है क्षमावर्तन संस्कार, और 15वें नंबर पर होता है पाणी ग्रहण संस्कार, और 16वें नंबर पर होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन के कुल है जो कि 16 संस्कार होते हैं। कौन कौन से संस्कार होते हैं मैंने लिख दिया है आपको। ठीक है, मनुष्य जीवन का प्रारंभ का संस्कार होता है गर्भाधान, और अंतिम जो संस्कार है वो होता है अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य जीवन के कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। तो आपको संस्कारों के नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? कौन सा युग्म सही है? कौन सा
युग्म। कौन सा युग्म सही है? क्या क्या दिया गया है आपको युग्मों में? कि राजस्थान सिंधी अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी 1982। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957। ठीक है। और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी। यहाँ पर दे दिया गया है राजस्थान संस्कृत अकादमी में हिंदी अकादमी, सॉरी यहाँ पर ना, यहाँ पर दे दिया गया आपको राजस्थान हिंदी अकादमी 1980। और बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राजस्थान संस्कृत अकादमी। ठीक है, तो बताइए आप, क्या पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही है? इसमें से आपको जो कि सही युग्म ढूंढना है, चार ऑप्शन से। राजस्थान सिंधी अकादमी 1982 बिल्कुल गलत है। राजस्थान जो सिंधी अकादमी है ये कहाँ पर है, पहले तो ये बताइए आप मुझे। राजस्थान सिंधी अकादमी है जयपुर। और राजस्थान जो सिंधी अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में। ये भी ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन तो कट हो गया, सही ऑप्शंस बताना है हमको यहाँ पर। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, यहाँ पर कुछ अकादमी दी गई है और स्थापना वर्ष दे दिया गया है, तो ये पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है। हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राजस्थान हिंदी अकादमी। राजस्थान हिंदी जो अकादमी है 1980, ये भी गलत है। राजस्थान हिंदी अकादमी जयपुर में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा राजस्थान संस्कृत अकादमी यहाँ पर दे रखा है 1969, ऑप्शन गलती है। राजस्थान संस्कृत अकादमी भी जयपुर में है और राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी 1980 में। ठीक है, तो इनकी स्थापना वर्ष भी याद रखे करो आप। ठीक है, और कहाँ पर है ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 9। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे? कि सुमेलित करे, सुमेलित करे। यहाँ पर युद्धों के नाम दे दिए गए हैं आपको। बगरू का युद्ध 1761। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बंटवाड़ा का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध 1787। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राजमहल, राजमहल का युद्ध 1748। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध 1747। तो आप इसे सुमेलित करो पहले तो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं 2 3 4 और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 3 1 4 2 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 2 4 3 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ठीक है, युद्धों के नाम दे दिए गए हैं तो सुमेलित कर दीजिए। बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1700, बगरू का युद्ध 1748। ठीक है, और बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में और तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। ठीक है,
तो बगरू का युद्ध 1748, तीसरा ऑप्शन। यहाँ 2 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है। 3 बंटवारा का युद्ध 1761, एक राजमहल का युद्ध 1747, ठीक है 4, और तुंगा का युद्ध 1787। यहाँ राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि बगरू का जो युद्ध है ये 1748 में तो हुआ था, लेकिन किन किन के बीच में हुआ था, आप बताइए मुझे। बगरू का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था ये? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, माधो सिंह प्रथम के बीच में। ठीक है, ध्यान में रख सकते हो आप इस चीज को भी। इसके अलावा जो बंटवाड़ा का युद्ध है, बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में, और किन किन के बीच में हुआ था ये बंटवाड़ा का युद्ध? तो ये हुआ था माधो सिंह, माधो सिंह प्रथम और शत्रुशाल के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था 1761 में। इसके अलावा राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में, और ये युद्ध भी हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, माधो सिंह प्रथम के बीच में। ठीक है। इसके अलावा तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, और तुंगा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में। प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। तो आपको युद्धों के नाम भी याद रखने हैं और किन किन के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बगरू का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया। ठीक है, और वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चन है जो कि बनकर आते हैं अधिकतर परीक्षाओं में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है आपसे? कि अजमेर के अजयराज चौहान, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? पिता कौन थे? ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। चंद्रराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दुर्लभ राज, दुर्लभ राज द्वितीय। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? कौन थे? अजमेर की स्थापना आपको पता है अजयराज के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1113 में। अजमेर की स्थापना अजयराज के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1113 में। ठीक है। और इसके अलावा अजयराज के द्वारा ही जो कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अजयराज के पिता का नाम पूछा गया है आपसे, तो क्या होगा राइट आंसर? पृथ्वीराज वर्मा। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो चौहानों का जो सही कालक्रम है वो देख लेते हैं हम वंशावली का। चौहानों का सही वंश क्रम किस प्रकार से है? सबसे पहले है पृथ्वीराज वन, ठीक है। उसके बाद आते हैं अजयराज, और अजयराज के बाद आते हैं अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद आते हैं जगदेव, जिन्होंने जगदेव जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, आपको पता है। और 5वें नंबर पर आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। 6ठे नंबर पर आते हैं अपर
गंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पर पृथ्वीराज द्वितीय। 8वें नंबर पर आते हैं सोमेश्वर। 9वें नंबर पर आते हैं, सोमेश्वर के पुत्र का नाम आपको पता है, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और 10वें नंबर पर आते हैं इनके गोविंदराज। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो कोई चौहानों का आपको जो कि वंश क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जो कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन बनकर कि सोमेश्वर के पिता का क्या नाम है, तो पृथ्वीराज द्वितीय। इस प्रकार से आपको है जो कि वंशावली क्रम भी याद होनी चाहिए, जो मैंने लिख दी है आप याद कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन है जो कि सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।